दोस्तों, क्या आप लॉन्ड्री का बिजनेस करने की सोच रहे हैं या फिर लॉन्ड्री का बिजनेस अभी शुरू किया है? तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में जो आपके लिए बहुत मददगार होगी। इस वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य अगले 3 महीने तक 1 लाख सब्सक्राइबर्स को अपने साथ जोड़ना है और अपने यूट्यूब परिवार को 1 लाख लोगों का परिवार बनाना है। तो प्लीज मेरे साथ जुड़िए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। अब चलिए बात करते हैं लॉन्ड्री के बिजनेस के बारे में। दोस्तों, लॉन्ड्री का बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आंकड़ों के मुताबिक भारत में ही लॉन्ड्री का बिजनेस जो है वो तकरीबन 20,000 करोड़ का है और इसमें 7.5% का इजाफा हर साल हो रहा है अगले 5 सालों तक। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। सबसे पहले तो इस बात को जानिए कि आखिर इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनी कैसे, इसके कारण क्या है, फिर क्या क्या आपको करना है उस बारे में भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को बड़ा गौर से देखिएगा। देखिए, सबसे बड़ा कारण यह है कि इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री इसलिए बन रही है क्योंकि ये अफोर्डेबल है। आजकल लॉन्ड्री वैसी नहीं रही जो पहले थी बहुत महंगी। अब जो लॉन्ड्री के कपड़े हैं वो काफी अफोर्डेबल और काफी कम कीमत में धुल जाते हैं, इसलिए लोग उनको प्रेफर करते हैं। दूसरी बात यह है कि काम के सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर रहते हैं, तो उन्हें कोई ऐसी सर्विसेज चाहिए जो उनके कपड़ों को धोकर दे सके और टाइमली आयरन भी कर सकें। इसलिए लॉन्ड्री की सर्विस इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही है। तीसरी बात यह है कि इसमें जो तकनीक यूज हो रही है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जिस कारण ये बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और जो अगला रीजन आता है वो ये है फ्रेंचाइजी मॉडल। आजकल लोग फ्रेंचाइजी दे रहे हैं लॉन्ड्री बिजनेस खोलने की, जिसमें वो ज्ञान भी देते हैं, नॉलेज भी देते हैं, टेक्निकल इनपुट्स भी देते हैं नए लोगों को जो बिजनेस करना चाहते हैं। इसलिए ये कारण यही है कि यही सब कारण है कि इंडस्ट्री इतना ग्रोथ में है। तो इसलिए अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे 10 पॉइंट्स जो हैं उनको याद रखिएगा, और जो 11वां और 12वां पॉइंट आपको बोलूंगा ना वो बहुत धमाकेदार बोलूंगा, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है कि अगर आप 12 पॉइंट्स पूरे नहीं सुने तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और 12 पॉइंट जरूर सुनना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो नहीं सुनोगे तो शायद आपका ये पूरा वीडियो देखना बेकार ही हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके आपको बताता हूं कौन से पॉइंट्स हैं जो लॉन्ड्री बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है चूज द आइडियल लोकेशन। जी हां, ये जो चीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ड्री बिजनेस में, यानी कि आप ऐसी जगह चुने जो आइडियल हो, लोकेशन जो परफेक्ट सही हो और जहां पर आपका बिजनेस फैले। अब आपका ये सवाल हो सकता है, भाई साहब मैं ऐसी कौन सी जगह चुनूं जो मेरे मार्केट के लिए, जो मेरे बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया हो, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कहीं भी जगह मिले बस लॉन्ड्री का बिजनेस खोलकर बैठ जाओ, फिर तो बल्ले ही बल्ले है। नहीं जी, बल्ले बल्ले नहीं होएगी, थल्ले थल्ले चले जाओगे अगर वैसा करोगे तो। अब इसका रीजन सिर्फ इतना है, मैं क्यों कह रहा हूं कि सही लोकेशन चुनिए। देखिए, आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अब अगर आपकी जो लॉन्ड्री सर्विस है वो कुछ ऐसी जगह पर है जहां आसपास में बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे गेस्ट हाउसेस हैं, तो ये बात बहुत ज्यादा मुमकिन है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, क्योंकि जो होटल्स हैं या फिर गेस्ट हाउसेस हैं वो जो अपने कपड़े हैं लॉन्ड्री में धुलने को देते हैं, और अगर आप उनसे जाकर कांटेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि 10 में से 2 लॉन्ड्री आपको स्टार्टिंग में बिजनेस जरूर दे। इसलिए अपनी लोकेशन को बहुत ही आइडियल रखिए जहां पर आपको बिजनेस मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जहां बहुत ज्यादा लोग बाहर से आते हो, जहां फुटफॉल बहुत ज्यादा हो आउटसाइडर्स का, वहीं पर बिजनेस को स्टार्ट करें। देखिए, अगर आप ऐसी जगह में खोलते हैं जहां घर ही घर हैं, आसपास में लोग रहते हैं, तो भाई लोग रोज आपसे क्यों कपड़े धुलवाएंगे? वो कभी कभार धुलवा लेंगे जब उनकी बीवियां मायके गई होंगी, क्या खुशी की बात है, या फिर उनके पति घर में नहीं होंगे, पति भी तो कपड़े धोते हैं। लेकिन जोक्स अपार्ट, आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर फुटफॉल बहुत ज्यादा हो और बाहर के लोग बहुत ज्यादा आते हों। ऐसे में अगर आप एग्जांपल लें, अगर आप मान लीजिए राजस्थान में खोल रहे हैं या किसी दूसरे शहर में खोल रहे हैं, तो देखिए कि आसपास में जो बाहर के लोग हैं वो ज्यादा कहां पर आते हैं, होटल्स कहां हैं ज्यादा, गेस्ट हाउसेस कहाँ हैं। ऐसी जगह में आप चूज करिए कि अपनी लॉन्ड्री सर्विस को स्टार्ट करें। तो चूज द आइडियल लोकेशन, ये तो बहुत बड़ी बात हुई और सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आता है चूज द आइडियल शॉप। अब आपने जगह तो चुन ली, अब मैं वहां पर कैसी दुकान बनाऊंगा, कैसी यूनिट बनाऊंगा जहां पर मेरा लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू होगा। आप कहेंगे कोई सा भी चलेगा, जब जगह मिल गई तो क्या है, परमिशन ही परमिशन है, वहीं पे खोल देंगे। ये सबसे बड़ी गलती है दोस्त। आपको जगह पे देखना पड़ेगा कि आप मशीनें कहाँ रखेंगे, धुलाई कहाँ होगी, आपका काउंटर कहाँ बनेगा, आपके जो ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, वो कहाँ, वेटिंग एरिया कहाँ है, वो ठीक से मिल रहा है कि नहीं,
वो आपको चूज करना पड़ेगा। और कपड़े कहां सुखाएंगे, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। ये सारी बातें आपको देखनी पड़ेंगी। हो सकता है जो आपका मैन्युफैक्चरिंग, जो आपका धुलाई वाला यूनिट हो, वो थोड़ा सा आपके जो शॉप है उससे दूर भी थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन ये ख्याल रखें कि बहुत ज्यादा दूर नहीं हो और ऐसी जगह में हो जहां पर ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल सकती हैं। यानी धुलने की जगह प्रॉपर है, प्रॉपर मशीनें रख सकते हैं आप, प्रॉपर सुखा सकते हैं, प्रॉपर कपड़े जो इतने सारे आए हैं बंडल्स, उनको एक जगह में रख सकते हैं। यानी जो एरिया है वो बहुत ही वेल डिजाइंड होना चाहिए। इसी से आता है मेरा तीसरा पॉइंट, प्रॉपर लेआउट। यानी अब जो आपका यूनिट है जहां पर आप धुलाई करते हैं, जो वॉशिंग यूनिट है, वो भी आपका लेआउट जो है वो प्रॉपर लेआउट होना चाहिए कि मेरे इलेक्ट्रिकल स्विचेस यहां पर हैं, मेरी मशीनें यहां बैठेंगी, मैं यहां पर धुलने का काम करवाऊंगा या करवाऊंगी और यहां पर मेरा काउंटर रहेगा। यानी जो लेआउट है कंप्लीट स्ट्रक्चर का, ये आपको पहले से डिजाइन करना पड़ेगा, आपके दिमाग में रख के आपको ये डिजाइन करना पड़ेगा और तभी आप वहां पर काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने गलती की और ये यूनिट अगर सेटअप हो गया तो दोस्त नुकसान आपका है। फिर सारी चीजें इधर से उधर करोगे तो नुकसान आपका होगा। इसलिए पहले से कह रहा हूं कि सब कुछ ध्यान में रखो, एक स्ट्रेटेजी बनाओ, उसके बाद ही आप स्टार्ट करना। और लेआउट बनाना और कहां पर क्या रखोगे ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इन बातों को बहुत ही ध्यान में रखना। अब अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो है चूजिंग द राइट केमिकल्स एंड राइट वेंडर्स। देखिए, आपकी जो कामयाबी है वो इस बात पे निर्भर करती है कि आपके जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं कपड़े धोने पर और जो आउटपुट आ रहा है वो कैसा आ रहा है। अब मान लीजिए आपका जो आउटपुट है वो बहुत ही घटिया है, एक बार जिसने कपड़े धुलने के लिए दिए वो दोबारा आपको कपड़े नहीं देगा, तो ये समझ लेना मेरे भाई कि बिजनेस का अंत शुरू से ही हो चुका है। इसलिए आपको ये चूज करना पड़ेगा कि कौन से सही तरीके के केमिकल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारे कपड़े जो हैं वो सुंदर दिखें, वो अच्छे दिखें, उनमें जो भी दाग हैं वो धुल जाए। अगर आप वो कस्टमर्स को कहेंगे ना भैया दाग तो अच्छे हैं, तो भगा देगा। वो सर्फ जो ऐड है ना उसी में अच्छा लगता है भाई, वैसे वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपको दाग को साफ करना पड़ेगा और अच्छे से अच्छा आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी कपड़े की। और कस्टमर जब बोले कि हाँ ये वेल आयरन्ड है, अच्छे से धुले गए हैं, तभी आपको वो दोबारा बिजनेस देगा। याद रखिए, इस बिजनेस में माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये बेहतरीन, आप इस बात को ध्यान रखिए, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसे सही तरीके के वेंडर्स को चुने जो आपको सही तरीके का केमिकल्स या फिर दूसरा रॉ मटेरियल दें ताकि आपके बिजनेस में किसी तरीके का भी लॉस आपको नहीं हो। क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये बात मेरे भाई याद रखना, छोटे भाई समझ के, अगर मुझे बड़ा भाई मानते हो तो इस बात को याद रखना कि अगर एक बार नुकसान हो गया और एक बार नेगेटिव फीडबैक चला गया तो आपके कंपटीटर्स इसका फायदा उठाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बदनाम होंगे। फिर ये मत कहना कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, ऐसी बेवकूफी करोगे तो फिर बिजनेस डूबेगा। भाई मेरी बात तो सुन लो। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो केमिकल्स यूज करो उसके लिए सही वेंडर्स को चुनो और सही क्वालिटी चूज करो ताकि आपका बिजनेस चलता रहे और बहुत अच्छे से चले। अब देखिए, अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो आता है चूजिंग द राइट स्टाफ। आप कहेंगे राइट स्टाफ क्या, इसकी क्या दरकार है? देखिए भाई साहब, अगर आप सोचेंगे किसी को भी अपॉइंट करने अपने लॉन्ड्री बिजनेस के लिए, उन्हें कपड़े ही तो धोने हैं, तो ये भी गलत है। आपको प्रॉपर एक स्टाफ चाहिए, जो मैनेजर चाहिए, फिर वॉशिंग करने वाले लोग हैं वो चाहिए, जो वॉशरमैन चाहिए और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए। उनका जो बिहेव है वो बहुत अच्छा होना चाहिए कस्टमर के साथ में। अगर वो कस्टमर के साथ में खराब बिहेव करते हैं तो लॉस आपका होगा। देखिए, आजकल जितनी भी फ्रेंचाइजीज है ना, या जितने भी लॉन्ड्री मैन है, वो एक बात को जरूर फॉलो करते हैं कि डोर टू डोर पिकअप करते हैं। यानी आप बुकिंग करिए ऐप के जरिए, आपके घर पे लोग आएंगे, कपड़े को पिकअप करेंगे, लेकर जाएंगे और उसके बाद वहीं पे वो छोड़ के जाएंगे जब काम हो जाएगा, जब कपड़े धुल जाएंगे और आयरन आउट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स होने चाहिए वो वेल बिहेव्ड होने चाहिए, उन्हें कस्टमर से अच्छे से बात करने आनी चाहिए। और इसकी ट्रेनिंग आपको ही देनी पड़ेगी भाई साहब, आपको इसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि आपके जो लोग हैं वो वेल बिहेव्ड हो। अगर वो वेल बिहेव नहीं होंगे तो इसका नुकसान आपको सहना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं कि आपको अच्छा स्टाफ रखना पड़ेगा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको ये भी ट्रेन करना पड़ेगा वॉशरमैन को किस तरीके से कपड़े धोने हैं ताकि ये कपड़े क्वालिटी जो है इसकी बेहतरीन बनी रहे। तो ये सारी जो ट्रेनिंग है वो आपको देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपॉइंट अ कॉलर। देखिए, अब रोजमर्रा के लिए आपके पास इतना समय शायद नहीं रहे कि आप डेली कस्टमर्स को हैंडल कर पाएं, कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं उसको सुन पाएं, और अगर कस्टमर्स का कुछ भी नेगेटिव फीडबैक है उसको ले पाएं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक कॉलर को अपॉइंट करें। हालांकि शुरुआती दिनों में आप काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद यह है कि आप एक कॉलर को अपॉइंट करें जो
लोगों के कॉल्स ले और उन्हें ये भी बताए कि भाई उनका जो प्रोडक्ट है वो किस कंडीशन में है और कब तक वो डिलीवर हो जाएगा। अगर आपके पास ऐप है तो बहुत बढ़िया, ऐप से भी आप काम कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐप नहीं है शुरुआती दिनों में, तो आपको बेहतर होगा कि आप एक कॉलर रखें और उनको ये कहें कि भाई आप कस्टमर को जो है टाइम टू टाइम अपडेट देते रहें। इससे होगा क्या कि आपका और कस्टमर का रिलेशन हमेशा बना रहेगा और रिलेशन अच्छा रहेगा। मैंने पहले ही कहा कि ये सारा खेल माउथ पब्लिसिटी का है। तो एक कस्टमर का अगर आप अच्छा काम करते हैं, उसको फीडबैक अच्छा मिलता है, तो हो सकता है कि वो 10 कस्टमर्स आपसे और जोड़ेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि कस्टमर फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ टेलीकॉलर को भी अपॉइंट करिए जो कस्टमर से बात करता रहे। अब अगला पॉइंट भी मेरा यही है, कस्टमर फीडबैक। देखिए, अगर आपने कपड़े धो दिए, कस्टमर को दे दिए, तो टेलीकॉलर अगर कस्टमर फीडबैक ले रहा है तो ठीक है, लेकिन आपका भी ये काम है कि कस्टमर से फीडबैक लीजिए, उनको पर्सनली फोन करिए, भाई साहब मेरी लॉन्ड्री से कपड़े धुल कर आए थे, अब ये बताइए कि कपड़े आपको पसंद आए कि नहीं आए, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कस्टमर खुद बोलेगा, भाई साहब ये प्रॉब्लम था, ये दाग नहीं गया, या जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं है, तो उनको बोलिए कोई बात नहीं भाई साहब, दोबारा भेजिए, हम दोबारा करके देते हैं। तो इससे क्या है कि आपका जो रिलेशन है वो कस्टमर के साथ बढ़िया होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा। तो आप टेलीकॉलर जरूर अपॉइंट करिए, लेकिन कस्टमर फीडबैक भी लीजिए, पर्सनली लीजिए स्टार्टिंग। और स्टार्टिंग में क्यों, अगर आप एक कंपनी चला रहे हो तो कस्टमर फीडबैक आपको हमेशा लेना चाहिए। आप कस्टमर का फीडबैक लीजिए और उनको ये कहिए कि भाई कोई भी प्रॉब्लम हो, हम सॉर्ट आउट करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हमें आप अपने प्रोडक्ट्स भेजिए, हम इंश्योर करेंगे कि अपने प्रोडक्ट सेफली आप तक डिलीवर हो जाए। अब दोस्तों, अगला पॉइंट जिस बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है सेटिंग द राइट प्राइस। अब ये क्या है, देखिए आप कस्टमर का फीडबैक ले भी रहे ना, इससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि कस्टमर आपको ये भी कह सकता है, भैया हमने वहां धुलवाए थे तो वहां तो इतना लगा था और आपके यहाँ 30 रुपए ज्यादा क्यों है। ये भी देखिए, ये भी आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कस्टमर का फीडबैक लेने के साथ साथ आप ये भी इंश्योर करिए कि जो प्राइस पे आप दे रहे हैं, जिस प्राइस पे आप काम कर रहे हैं, वो मार्केट का कंपिटिटिव प्राइस हो, और ये ना हो कि आप बहुत ज्यादा चार्ज करें, अनरीजनेबल चार्ज करें, जिससे कस्टमर आपके पास आए ना। मैं तो बल्कि इतना कहूंगा कि कोई आप ऑफर चलाइए स्टार्टिंग में कि भाई अगर आप इतने कपड़े धुलवाएंगे तो आपको कोई ऑफर मिलेगा या ऐसा कुछ होगा। मतलब ऐसा कुछ बेट जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए, ताकि कस्टमर फिर से आपके पास में, और एक बार कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर बन गया तो फिर कोई चिंता ही नहीं है। दोस्तों याद रखना कि हम सब जब भी बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमको कहीं से इन्वेस्टमेंट मिल जाए, लेकिन याद रखना कस्टमर ही हमारा असली इन्वेस्टर है। इसलिए उसको कुछ ऐसा ऑफर दीजिए ताकि वो आपके पास दोबारा आए, और अपने प्राइजेस को बहुत ही रीजनेबल रखिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। देखिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो आपके पॉकेट में भारी ना पड़े स्टार्टिंग के दिनों में। आप कहेंगे क्या है ऐसा, अगर आपको कस्टमर्स गेन करने, मैंने पहले कहा कि जिस एरिया में आप खोल रहे हैं उसके आसपास जाइए और देखिए जिन जगहों में ज्यादा फुटफॉल है, वहां पर जाके लोगों से बात करें और कहें कि भाई हमारी लॉन्ड्री खुली है, प्लीज आप हमें अपना एक सर्विस देने का मौका दें और हम आपको इंश्योर करते हैं कि हम बेस्ट काम आपको करके देंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि अपने फेसबुक से मार्केटिंग करिए, इंस्टाग्राम का यूज करिए, ऑनलाइन मार्केटिंग करिए, सोशल मीडिया से मार्केटिंग करिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को गेन कर पाए। स्पेंडिंग हो सकता है आप शुरुआत में कम करें, मे बी 5,000 10,000 के बजट से स्टार्ट करें महीने का, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप कस्टमर को अवेयर भी कर पाए। ना सिर्फ आप लीड्स कैंपेन चलाएं बल्कि अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस इलाके में रहने वाले जान पाए कि आप लॉन्ड्री के बिजनेस में हैं। और ये भी देख लीजिएगा कि आप कितने एरिया तक काम कर सकते हैं, और अपने फेसबुक एड्स को फिर उसी एरिया के हिसाब से आप सेटअप करें, ताकि आप कस्टमर्स तक पहुंच पाएं और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को गेन कर पाएं। तो सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी भी जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब दोस्तों मैं आता हूं अंतिम पॉइंट की तरफ, जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को बहुत गौर से देखना दोस्तों। देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की जो लॉन्ड्री के बिजनेस में हैं, वो अक्सर एक प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, वो है डिले इन पेमेंट्स। जी हाँ, इस बिजनेस में एक प्रॉब्लम भी है कि पेमेंट्स बहुत डिले होती हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप कुछ ऐसी जगह में, मैं जैसे शुरुआत से ही होटल्स या गेस्ट हाउसेस का एग्जांपल ही दे रहा हूं, मान लीजिए उनके साथ आप बिजनेस जब कर रहे हैं, जब तो उनका सीजन है, तब वो आपको रेगुलर पेमेंट करेंगे हैं, क्योंकि उन्हें भी काम चाहिए आपसे, उन्हें भी कपड़े जल्द धुल के चाहिए। लेकिन जब सीजन नहीं है, जब पीक टाइम निकल चुका है, तो वो भी अक्सर क्या करते हैं कि पेमेंट्स डिले करते हैं। अब उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ जब फुटफॉल आ नहीं रहा है, जब लोग आ नहीं रहे हैं, तो वो कहां से पेमेंट करेंगे। और अक्सर कई लोग तो आपको पता है कि पैसे मारने के चक्कर में भी रहते हैं। ऐसा है भाई, ऐसा होता है। इसलिए ये इंश्योर करें आप क्लाइंट से सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लियर हो जाए कि भाई हमें पैसे इतने दिनों में क्लियर चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो लॉन्ड्री का बिजनेस करते हैं, और वो मुझे अक्सर कहते हैं कि भाई साहब इसमें क्रेडिट का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, लोग हमसे काम तो करवा लेते हैं लेकिन अक्सर हमारा लॉस हो जाता है। लोग काम करवाने के बाद पैसे नहीं देते हैं और हमारे चप्पल
क्या कहते हैं, तो घिस जाती है उनके पास जाते जाते। इसलिए इस बातों को ध्यान रखें कि आप जो है उनसे टर्म्स एंड कंडीशन सारी सेट करें। लेकिन इसके बावजूद मैं भी बता दूं कि इस इंडस्ट्री के कड़वा सच भी है कि शायद आपका पैसा फिर भी थोड़ा बहुत लॉस में जा सकता है। तो ये आप सोच के रहें कि आपका शायद साल का जो कुछ परसेंटेज है वो लॉस में जाएगा, वो बैड डेब्ट्स बनेगा। तो ये बातों को भी आप ध्यान रखें। मैंने इसलिए कहा कि मैं लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लॉस का एक मामला हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में लेके चलें कि शायद लॉस हो सकता है, इसलिए उधार भी उतना ही दें जितना जरूरी हो। और भरोसा करें ऐसे क्लाइंट पर जो बहुत दिनों से आपके साथ बिजनेस कर रहा है, तभी उधार देना स्टार्ट करने, वरना बहुत ज्यादा उधार मत दें। क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा उधार दे दिया, लाखों का उधार दे दिया, और ऐसा हो सकता है कि आपकी पूंजी डूब जाए। वो क्लाइंट तो लेकर पैसे बैठ जाएगा, लेकिन आपके पास पूंजी नहीं रहेगी कि आप अपने स्टाफ को सैलरीज तक दे सकें, केमिकल्स ले सकें, और इसके साथ साथ अन्य खर्च कर सकें। क्योंकि स्टाफ जो है वो आप पर डिपेंड है, वो आपसे तनख्वाह मांगेगा, इसलिए आपको सब कुछ देखकर चलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हैवी क्रेडिट में काम ना करें, वरना लॉस आपको हो सकता है। तो ये मेरे जो सारे पॉइंट्स थे वो लॉन्ड्री बिजनेस से रिलेटेड पॉइंट्स थे। बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, एक बात और बता दूं कि हमने एक एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू लिया था जो लॉन्ड्री बिजनेस में है, और जो हमारे पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बेस्ड है। उनके वीडियोस को खासा व्यूज आए हैं, 30,000 से ज्यादा व्यूज हैं। तो अगर आप उनका ओपिनियन लेना चाहते हैं लॉन्ड्री बिजनेस के बारे में, तो मैं लिंक देके जा रहा हूं, जाइए उस वीडियो को भी जरूर देखिए। और दोस्त, एक बार फिर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा मकसद है कि मैं 1 लाख अपने परिवार को, YouTube परिवार को 1 लाख मेंबर्स का बनाना चाहता हूं। तो प्लीज मेरे साथ जुड़े, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा तक इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं अपने लक्ष्य में जो अगले 3 महीने तक मैंने सेट किया है उसमें मैं कामयाब बन सकूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा। और फिर ऐसे ही मिलूंगा आपको एक और वीडियो में, और फिर से कहूंगा कि लॉन्ड्री का आप और बिजनेस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में।